लास्ट क्लास में फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर दिया था हमने, और मैंने बताया था कि अल्टीमेटली वी हैव टू स्टडी ऑल दीज थिंग्स। क्या? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, इतना ही तो बताया था मैंने। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, ये चार टॉपिक आपको कवर करने एक्सटेंसिवली इस पर्टिकुलर चैप्टर में। किसमें? फाइनल अकाउंट में। क्लियर है? ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में। अब इसके आगे की क्या बात करनी थी? वी हैव टू स्टार्ट विद मैन्युफैक्चरिंग। मैं यहीं से टॉपिक फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिया था, लेकिन यहीं से फिर से डिस्कशन शुरू कर रहा हूं कि वी आर गोइंग टू गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है? सर पहली लाइन में ही क्लियर हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया जाता है टू नो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल यही है कि गुड्स जो मैन्युफैक्चर किया, जो गुड्स प्रोड्यूस किया, उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो जानना है हमें। क्लियर है यहां तक? और जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा वो फाइनली विल बी ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ व्हाट? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता है केवल एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों कंसर्न के लिए होता है। ठीक है, अब दोनों को क्या डिफरेंस है? अब मतलब बेसिकली जब मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों बनाना रहेगा तो किस बात का डिफरेंशिएशन करना होगा, क्या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, क्या ट्रेडिंग में, वो हम डिस्कशन करेंगे बाद में। फिलहाल हमारा एक्सटेंसिव टॉपिक क्या है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, जो कि आज खत्म भी करूंगा ऑलमोस्ट। ठीक है, सो देखिए ध्यान से। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की अगर बात करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कैसे होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हाउ विल वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन? ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में कुछ बेसिक एलिमेंट लगे होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है बेसिक एलिमेंट क्या? रॉ मटेरियल। दूसरा उसके ऊपर काम करने वाला क्या? लेबर फोर्स। एंड देन कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। यानी ये तीन प्राइमरी कॉस्ट होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज होते हैं। हाँ या ना जवाब दो मुझे। इतने तक क्लियर हो तो बताओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर रॉ मटेरियल पूरा नहीं लेंगे, रॉ मटेरियल में वो मटेरियल लेंगे जो क्या हो गया हमारा? कंज्यूम्ड हो गया। कंज्यूम्ड मतलब जो यूज हुआ है बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस। अब एक बात बता, रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ तो क्या वो हमारा कॉस्ट बन गया? नहीं, वो स्टॉक है। जो उसमें से कंजम्पशन के लिए लग गया, कंज्यूम्ड हो गया, वो हमारा क्या है? कॉस्ट का पार्ट है। क्लियर? तो रॉ मटेरियल नहीं, बेसिकली रॉ मटेरियल कंज्यूम लेंगे, और इसको हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? डायरेक्ट मटेरियल। क्या नाम देंगे? डायरेक्ट मटेरियल का नाम देंगे। आई होप दैट इज ओके। पक्का? नेक्स्ट पॉइंट है लेबर। लेबर को हम क्या पेमेंट देते हैं भाई? लेबर को हम पेमेंट देते हैं वेजेज। वेजेज का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट वेजेज बोलते हैं इसको, डायरेक्ट वेजेज बोलते हैं, याद रखना। डायरेक्ट वेजेज जो यहाँ पे इंक्लूड होता है। हालांकि इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट वेजेज भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाएगा, लेकिन वो बाद में बात करेंगे उस पर। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन ने बोला तो दिया होगा, तो होगा, नहीं तो जीरो मान लेंगे। ऑब्वियसली ज्यादातर क्वेश्चन में इसका इंफॉर्मेशन नहीं होता। तो जैसे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ली है, मान लो किसी फॉरेन कंट्री से टेक्नोलॉजी खरीदी है और उसके लिए अपने रॉयल्टी पे किया, तो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा जो प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ठीक है ना? इन सबको समेशन जब कर लेंगे ना तो विल गेट व्हाट? प्राइम कॉस्ट। क्या मिल के आएगा हमें? प्राइम कॉस्ट मिल के आएगा। आई होप दैट इज ओके। प्राइम कॉस्ट क्या होगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम, देन डायरेक्ट वेजेस, देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यू कैन सी दैट। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा सर? तो आपको क्यों स्ट्रेस लेना, उसके लिए मैं हूं। ओपनिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। फिनिश्ड गुड्स का मत उठा लेना, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक किसका चाहिए? रॉ मटेरियल का। दूसरा क्या चाहिए? किसका? रॉ मटेरियल का। देन माइनस करोगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का। कितना रॉ मटेरियल पहले से है, कितना और खरीद के लिया, ये टोटल रॉ मटेरियल हो गया। उसमें से जो बचा हुआ है उसको हटा दो, बाकी क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, जिसको आप डायरेक्ट मटेरियल बोलोगे। देन उसमें ऐड करोगे डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। व्हाट विल वी गेट? प्राइम कॉस्ट, दैट इज द बेसिक कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। क्लियर है? उसके बाद देखो, कॉस्टिंग तो हम पढ़ नहीं रहे कि हम एकदम डिटेल में लेकर चले जाएंगे इसको, कि अब मैं तुम्हें सारी चीजें एकदम एक्सटेंसिवली कॉस्ट शीट बनाना सिखाऊं। नहीं,
हम अकाउंटिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तक लिमिटेड रखने अपने आप को, तो मैंने बाकी चीजों को मैंने सीधा क्या कर दिया, ऑल अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जितने बाकी एक्सपेंसेस हैं उन सबको यहाँ पे कवर अप कर लो, बात खत्म, ऐड कर लो। यहां तक अगर आपको ये चारों बातें समझ में आई तो बता दो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते बोलो। हम मतलब आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाला टॉपिक, यही टॉपिक दोबारा बताऊंगा अगर यहां तक समझ नहीं आया तो, अगर समझ में आया तो बताओ। ओके है ये रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हियर कम्स द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैन बी सेड एज कि ये समेशन ऑफ ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट, सारे डायरेक्ट कॉस्ट को जोड़ दो, प्राइम कॉस्ट आ गया। इसमें बाकी जो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड उन्हें क्या कर दो, ऐड कर दो। क्या आ जाएगा, क्या आएगा सर, जो भी आएगा भी फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा। क्या आएगा अब इसके बाद, क्या पॉइंट है सर, दो चीजें देख रहे होगे, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। फुल फॉर्म क्या होता है डब्ल्यूआईपी का, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अधूरा काम, है ना, अधूरा काम पूरा करना होता है, हाँ या ना सर। हाँ, पहले किसको हम कंप्लीट करेंगे, जो काम छोड़ के गए थे। अभी देखो आते ही मैंने क्या किया, नया चैप्टर शुरू कर दिया क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये चैप्टर इनकम्प्लीट था, पिछली क्लास में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो पहले आते ही क्या करूंगा, जो इनकम्प्लीट है उसी पे काम करूंगा। ऐसे कंपनीज भी, ऐसे ही प्रोडक्शन एंटिटीज भी जो होंगी वो यही काम करेंगे, प्रोड्यूसिंग एंटिटीज पहले क्या करेंगे, वो काम करेंगे जो काम क्या था, पेंडिंग था। तो जो यूनिट्स इनकम्प्लीट थे पहले उनको कंप्लीट करेंगे, यानी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, पिछले साल का इनकम्प्लीट यूनिट जो रहा होगा वो तो अब कंप्लीट हो गया होगा, उसे ऐड कर दो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में, और जो इस साल इनकम्प्लीट रह गया उसे सबसे माइनस कर दो, क्योंकि ये कंप्लीट तो हुआ नहीं है, इसीलिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करके क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर दिया। क्लियर है इतना, पक्का। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, लेस करना है आपको, क्या, सेलिंग वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट क्या होता है मैं बताता हूं, लेकिन सेलिंग वैल्यू क्या है, मतलब उस प्रोडक्ट की सेल वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसके एग्जांपल पे जाता हूं, बाई प्रोडक्ट के एग्जांपल पे। बेसिकली व्हाट इज द एग्जांपल फॉर बाई प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए। बटर मिल्क एग्जांपल आपके मॉड्यूल में भी सेम है। इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बटर, सो बटर, यू नो बटर क्या होता है, मक्खन, मक्खन मारते हो ना, बटरिंग करते हो ना, वही बटर, वो वाला बटर नहीं, बटर जो आप खाते हो, है ना, अमूल, है ना, और मदर डेयरी, और ये बेटा लीवर जो जा रहा है ना, लीवर का जो जॉनी लीवर हो रहा है ना, ये यही है। इतना मक्खन खाओगे जाएगा कहाँ, सर मैं बता रहा हूं। अच्छा बता रहे थे, वो यूज भी करते हो, गोली बड़ा पाव, देखो तुम्हारा प्रमोशन भी चल रहा है ना भाई, गोली बड़ा पाव के इकलौते वारिस है, मालिक है ना। चलो आते हैं, ओके, बटर मिल्क की बात करोगे। अच्छा, व्हाइल वी आर प्रोड्यूसिंग बटर, व्हाट इज द प्रोसीजर, दैट वी आर टेकिंग व्हाट, क्रीम और व्हाटएवर, दही जो हम एक हांडी में रख के उसके बाद उसको ग्राइंड करते हैं, तो बटर ऊपर आ जाता है, बटर निकाल लेंगे, जिस नीचे जो बच गया वो क्या होता है सर, वो बचा हुआ पॉइंट क्या है, बचा हुआ चीज क्या है, बटर मिल्क, हिंदी में छाछ बोल सकते हो, ठीक है। वो बटर मिल्क क्या होता है, वो तुम्हारा बाई प्रोडक्ट है। एक्चुअली आप प्रोडक्शन किसका कर रहे थे, कॉस्ट किसके लिए लगा रहे थे, एफर्ट्स किसके लिए लगा रहे थे सर, हर चीज का जवाब क्या मिला, बटर। कॉस्ट लगाया बटर के लिए, एफर्ट्स लगाए बटर के लिए, हम प्रोडक्शन भी कर रहे थे बटर का, ये तो फ्री में मिल गया भाई, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया ना, बोलो। और देखा होगा तुमने कि कंपनीज बटर के साथ साथ बटर मिल्क भी पैक करके बेचती हैं। सो लेट्स सपोज इफ आई एम सेलिंग 10 लाख का बटर मैंने प्रोड्यूस किया, और मान लो उसमें 50,000 का बटर मिल्क निकल के आया, 50,000 का बटर मिल्क निकल के आया, तो मेरा जो बटर का कॉस्ट होगा वो कितना होगा बेटा, माइनस कर देना यहाँ से 50,000, कितना बचेगा, 9.5 lakhs, 9,50,000, इज दैट ओके। तो बटर मिल्क जो था ना वो फ्री में मिला, कॉम्प्लीमेंट्री मिला, तो उसको बेचकर जो कुछ भी रिकवर हो रहा है उसको मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट से माइनस कर देंगे, एंड दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ बाई प्रोडक्ट। द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज बाई प्रोडक्ट, ओके।
बाकी एग्जाम्पल मॉड्यूल में एक और लिखा है मोलेसिस इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर। अब आपने ना तो शुगर का प्रोडक्शन देखा होगा कायदे से और ना तो आपने मोलेसिस पहले नाम सुना होगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट एग्जाम्पल। ये इससे समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे आपने दूध भी खाया होगा, दही भी खाया होगा और बटर मिल्क भी दबा के पिया होगा, है ना, है ना, दूध दही बटर मक्खन लगाते रहते हो वैसे भी दिन भर, है ना। कईयों की हरकतें देखकर ये लगता है उनकी डेयरी फार्म है, भर भर के मक्खन लगाते हैं, सच्ची बताओ, है ना बेटा, एग्जैक्टली। सो हियर यू आर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय यूजिंग दीज पर्टिकुलर स्टेप्स। आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में क्या जोड़ा, डायरेक्ट वेजेस, देन क्या जोड़ा, डायरेक्ट एक्सपेंस, यू आर गेटिंग प्राइम कॉस्ट में क्या किया, बाकी एक्सपेंसेस वगैरह जो जोड़ दिए प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, क्या आ गया सर, जो भी आया उसमें क्या जोड़ोगे, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्या माइनस करोगे और क्या माइनस करोगे, सेलिंग वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ओके, क्लियर, पक्का। देखो ये भी लिखा हुआ है समेशन ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। अभी बात करते हैं किसकी, ना अकाउंट तो बनेगा, पहले ये बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारा इनकम है या एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है या क्रेडिट, सर डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अगर एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है और अगर डिक्रीज होता है तो क्या होता है क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो, बट एक बात तो फॉर श्योर है क्या कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर है, हाँ या ना जवाब दो। अब बात आई सर अगर ये जितनी चीजें प्लस 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 दिख रही है ये एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगी या घटाएंगी, सर बढ़ाएंगी, बढ़ाएंगी तो एक्सपेंसेस बढ़ने पे क्या करते हैं हम डेबिट, और जो भी माइनस होगा वो एक्सपेंसेस को क्या करेगा कम करेगा, तो जो एक्सपेंसेस माइनस होगा कम होगा उसे क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, ये बात तो फैक्ट है। तो बेटा यही तो तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फंडा है, बस फॉर्मेट तुम्हें बदल देना है, थोड़ा सा ये अलग अलग तरीके का फॉर्मेट बना के दिया है, इस फॉर्मेट पे तुम्हें पुट करना। देखो ये सारी चीजें प्लस में थी क्या, ओपनिंग WIP, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस, एंड ये दोनों चीजें माइनस में थी। तो देखो नेट बैलेंस क्या आ गया तुम्हारे पास, बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आई होप दैट इज ओके, जवाब दो मुझे, अगर इतना क्लियर हो तो बता दो भाई। देखो सिंपल है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बहुत डेंजरस लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत खतरनाक कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है बेटा। So this was the manufacturing account for you, ठीक है, यहाँ तक ओके है, मैं लेके चलता हूँ आगे। ओके यू नीड स्क्रीनशॉट एंड ऑल, देखो मैं इसको फिट कर देता हूँ एक स्क्रीन पे, एक फ्रेम पे। Here it is. ओके स्क्रीनशॉट ले रखे, ओके कोई इशू नहीं, ग्रुप में सेंड कर लेना, देख ठीक है। आई विल स्टार्ट विद द अदर थिंग्स, ठीक है। राइट डाउन द मीनिंग, मीनिंग किस चीज का सर, इसके बाद लिखना बाय प्रोडक्ट, क्या लिखोगे यहाँ पे मीनिंग लिखना बाय प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे तुम लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि तुम लोग याद रखोगे, गड़बड़ कर दोगे एग्जाम तक। तो बाय प्रोडक्ट का मीनिंग आई राइट, व्हाट इज दैट, बाय प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है सर, देखना कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट इन अ प्रोडक्शन क्या प्रोसेस, इन अ प्रोडक्शन प्रोसेस जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मिलता है उसे नाम क्या दोगे बेटा बाय प्रोडक्ट। आई होप दैट इज ओके। तो इसके लिए कोई खास ऐसा कुछ और रूल जानने की जरूरत नहीं, इतना इनफ है। बाकी उसको तो मैंने लिखवा ही दिया कि माइनस होगा किसमें से, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, और अगर अकाउंट बनाते तो किधर ले जाओगे क्रेडिट। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की बात करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से, हालांकि ये तुम्हें डिटेल में कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलेगा, वो भी सीए इंटर में, यहाँ कुछ नहीं है, बट मैं फिर भी इसको इलैबोरेट कर देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो सर
एक टर्म यूज होगा दैट इज ओवरहेड। क्या टर्म यूज होगा दोस्त? ओवरहेड टर्म यूज होगा। और ओवरहेड का फॉर्मूला यू कैन सी, क्या लिखा है? सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, indirect wages, indirect expenses. So if you are adding the indirect cost, indirect material, labor and overhead expenses, sorry, तो ये क्या बन जाएगा? ओवरहेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? ओवरहेड। सर ओवरहेड मतलब अदर एक्सपेंसेस जो आपने लिखा था ना वहां पे, अभी जब फॉर्मेट बताया था कि ऑल अदर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस, वही है ओवरहेड की बात कर रहा है। अब सर ये मटेरियल में इनडायरेक्ट क्या होगा, लेबर में इनडायरेक्ट क्या होगा, एक्सपेंसेस। ये इनडायरेक्ट क्या होगा सर? जब डायरेक्ट होगा तो इनडायरेक्ट जरूर होगा। अगर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल है तो आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल भी होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्जांपल दे दो सर, समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल वैसे तो डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है प्रोडक्शन प्रोसेस से। इफ यू आर चेंजिंग द प्रोडक्शन तो ये भी चेंज होते रहेंगे। यानी डायरेक्ट मटेरियल हमेशा, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। यू मस्ट रिमेंबर दैट। डायरेक्ट इकोनॉमिक्स में पूछा जा सकता है, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, ये याद रखना, ठीक है ना। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है, या सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल में क्या अंतर होता है? सर हैव यू एवर परचेज शर्ट? तो शर्ट में देखोगे व्हाट इज यू आर गोइंग टू सी क्लोथ, क्लोथ का क्वालिटी देखते हो, कपड़ा कैसा है वो देखोगे। अभी ये नहीं देखने जाते हो बटन कौन सी क्वालिटी का लगा होगा। तो जो शर्ट के लिए क्लोथ हो गया वो क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल व्हिच मैटर्स अ लॉट, है ना। अभी सलमान खान जैसे लोगों को तो बटन की जरूरत ही नहीं है ना। आजकल तो वैसे भी जो भी बॉडी बिल्डर टाइप के लोग बैठे हैं वो ज्यादातर तो क्या शर्टलेस घूमते रहते हैं ऐसे, मतलब उनको लगते हैं अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। बाकी दुनिया क्या सोचते हो तो तुम्हें पता है। तो व्हाटएवर, तो अभी तुम्हारे को ये लगता है, देखो कई को ऐसा लगता है बटन की जरूरत है। वैसे आजकल टी शर्ट के ऊपर से शर्ट आने लगे हैं, देखो ना, टी शर्ट के ऊपर शर्ट आने लगे, तो बटन ना भी हो तो चलेगा ना, बट शर्ट ही ना हो, कपड़ा ही ना हो शर्ट में, फिर नहीं, फिर टी शर्ट भी तो कपड़ा ही ना हो उसमें, इनविजिबल टी शर्ट या शर्ट हो। इज इट पॉसिबल? नहीं ना मेरे भाई, मतलब ये अजीब सा होगा, है ना। तो ये तो गड़बड़ है ना फिर। तो मतलब कपड़ा जो क्लोथ होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल। व्हाट अबाउट बटन एंड स्टिचेस, जो धागे हो गए यूज होते हैं, वो डायरेक्ट मटेरियल। फर्नीचर किससे बनेगा सर? वुड यानी लकड़ी से, हाँ है ना। तो वुड जो होगा वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन फर्नीचर केवल वुड से नहीं बनता, उसमें फेविकॉल लगता है, नेल्स यानी कील लगता है, हाँ, ये सब क्या होंगे? इनडायरेक्ट मटेरियल होंगे, हाँ है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना, इतना क्लियर रहेगा। बोलो डायरेक्ट वेजेस क्या होंगे? जो वेजेस डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, वो डायरेक्ट वेजेस है। लेकिन अगर वो लेबर पेड हॉलीडे पे है तो प्रोडक्शन कर रहा है, अरे छुट्टी पे है लेकिन पेमेंट जा रहा है, देखो ना यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क जा रहा है या हॉलीडे, अभी काम नहीं चल रहा लेकिन पेमेंट तो जाएगा ना उस टाइम का। जैसे मान लो मैं लेबर को 10 रुपए पर आवर के रेट से पेमेंट देता हूँ, 1 घंटा मेंटेनेंस वर्क में लगे, 1 घंटे वो खाली रहा, लेकिन रहा तो ना, उसका पेमेंट तो उसको मिलेगा ना। व्हाट इज दैट? इनडायरेक्ट लेबर, तो ये भी ऐड होगा, याद रखना। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा वो डेप्रिसिएशन वगैरह जो ये सब लगाते हो ना, ये सब होगा, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है। बाई प्रोडक्ट आई हैव टोल्ड यू। बाकी ये 2 एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, दूसरा वाले से आपको मीनिंग समझना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनआरवी मतलब क्या होता है? एनआरवी का मतलब हो गया क्या तुम्हारा? वही नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी सेलिंग प्राइस, जो आपने लिखा था वही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाया, एग्जाम में यूनिट वाला कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, आप सिंपल बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, केवल अमाउंट अमाउंट। सो नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालो पहले तो। हालांकि इलस्ट्रेशन नंबर 1 किसी लायक नहीं है कि इसको एग्जाम में पूछा जाए, फिर भी अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आपकी किस्मत अच्छी है, और आईसी आएगी खराब है कि अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो कोई भी गला सीए फाउंडेशन पास करके इंटर में पहुंचेगा, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि गधे पास होकर सीए इंटर में जाए, जो पढ़ते वही पास हो वही सही है, हाँ या ना, इंक्लूडिंग यू। क्या मेरे बारे में कुछ बोला नहीं, इशारा कर रहा था, मैंने कहा बोल ही देता हूं। चलो, 1 लाख यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वाज 10 rupees, per unit labor cost was 5 rupees, and that apart it was agreed to pay royalty at the rate of 3 per unit to Japanese collaborator who supplied technology.
आपने एक चीज नोटिस करा होगा कि सब कुछ पर यूनिट ही दिया है, ये भी पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट, और सर नंबर ऑफ यूनिट पहले ही दे रखे हैं। तो यार मल्टीप्लाई कर दो, आज तो क्या मटेरियल कितना हो गया 10 लाख का, लेबर कितना हो गया 5 लाख का, और रॉयल्टी कितनी होती है 3 लाख, टोटल कॉस्ट कितना हो गया। अब तुम्हें लगता है इस क्वेश्चन का इतना स्टैंडर्ड है कि तुम्हारे एग्जाम में आना चाहिए? बस वही चीज है ना, इसीलिए मैंने बोला कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो, अगर इस लेवल के क्वेश्चन, खैर एक क्वेश्चन से कोई पास नहीं हो जाता, बट अगर ऐसे 2-4 क्वेश्चन आ गए तो समझ लो फिर तो पेपर बेकार बनाया है आईसीआई ने, आज तक कभी नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए। कितना वेटेज है बेटा 0, इस टाइप के क्वेश्चन का वेटेज मेरे नजर में 0 है। इस चैप्टर का वेटेज दोस्त, इस चैप्टर का फाइनल अकाउंट का पूरा वेटेज अभी पिछले 2 एग्जाम में 20 नंबर में आया था, एक में 15 आया था, एक में 20 आया था, ठीक है। जहां तक मुझे याद है पिछले एग्जाम में तो 20 मार्क्स का आया था, और उसके पिछले एग्जाम में शायद 15 मार्क्स का आया था, हालांकि क्वेश्चन सेम लेवल का था, ठीक है। बेटा अगर भगवान ने मुंह दिया तो बकवास करने के लिए 17 मार्क्स का कोई पेपर आता, क्वेश्चन आता है, हाँ? मतलब नशा करके आते हो क्या क्लास में, हाँ? जरा सफील फूंक के आ रहे हो, 17 नंबर का पेपर क्वेश्चन लाएंगे, मतलब मना करो कि बेटा इज्जत से पढ़ लो, कि थोड़ा क्लास में बैठे हो तो तमीज से बैठो, और कोई रीजन ना। और सीए बनने के लिए ना बता दूं मैं, केवल फाउंडेशन ही नहीं होता सीए में, है ना। और जो आसमान में पंख फैलाए उड़ रहे हो ना, बिना पंखों के, खैर अभी तो उड़ान भर रहे हो, जमीन भी नसीब नहीं होगी, इतना याद रखो। तो उड़ो मत, चुपचाप जितना पढ़ाया जरा पढ़ो। 17 नंबर का पेपर बनने लगा ना जिस दिन, आईसीआई भी पागल हो जाएगा, वो भी तुम्हारी जगह पे बैठेगा। मतलब अजीब अजीब हरकतें, वो चाहते हो अटेंशन सीख करो, और कुछ नहीं। तुम लोग जोकर बनने की कोशिश करते हो, अटेंशन सीख करो, लोग मेरी तरफ देखे, मेरे बारे में कुछ अच्छा बोले, मेरे को देख के लोग अटेंशन दे मुझे। व्हाट इज दैट? टोटली रमेश, और कोई मतलब नहीं है। अब ये समझा रहा था 20 मार्क्स का 15 नंबर का, इसमें क्या था, इसमें कुछ भी मतलब नहीं था, लेकिन वो अटेंशन चाहिए सबका। एक बार सब लोग मेरी तरफ देखें, मुझे नोटिस करें कि दिवांशु है क्लास में, है ना। चलिए मिस्टर विमल, सेकेंड क्वेश्चन, नॉट पान मसाला वाला विमल, देखो ध्यान से, ठीक है। हालांकि मैं इतना स्ट्रेस कभी क्लास में देता भी नहीं बेटा कि तुम लोग को स्ट्रेस फील हो कि इतना ज्यादा बर्डन लग रहा है यार कि कैसे क्या करेंगे। मैं एकदम रिलैक्स मोड में क्लास लेकर चलता हूँ, और थोड़ी बहुत मजाक मस्ती चलती है, लेकिन अभी जब सीरियस नोट पे कोई बात हुई, बच्चे ने क्वेश्चन के एग्जाम का बेटे, अब तुम उसमें मस्ती करो तो नहीं चलेगा ना ऐसे, ठीक है। तो आगे से थोड़ा इस बात का ध्यान दो, जबकि मैंने क्लास शुरू करने से पहले बोल दिया था तुम्हें, और आज का पता नहीं फिर तुम्हारा क्या होगा। आप भी बताओ। तो मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री व्हिच प्रोड्यूसेस सोप्स, ऑब्वियसली यार, ठीक है। तो प्रोडक्शन काम करना पड़ेगा ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो उसी का बनेगा ना जिसने प्रोडक्शन करना है ना। अभी पान मसाला बना है या सोप बना है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को फर्क क्या पड़ता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का, ठीक है सर। ये रही इसकी इंफॉर्मेशन, दिख रहा है। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू गो फॉर व्हाट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। I'll go with that. देखिए ध्यान से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्या होगा यहाँ पे, फॉर द ईयर एंडेड, एग्जैक्टली, वेरी गुड, एंडेड ऑन 31st March 2020। ठीक है इतना, आई होप दैट इज ओके। इसमें तो आपको पता रहना चाहिए ये सब क्या लिखना है। अभी गलती से कहीं कुछ और लिख के आ गया, एज ऑन वगैरह लिख दिया तो काम खत्म। ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं थी। अगर आप फॉर्मेट में भी वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, जो फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, उस फॉर्मेट में भी वैल्यू निकाल के पुट कर दोगे, you'll get done। बट ठीक है, करके देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले क्या चाहिए बेटा, ओपनिंग WIP। जो आपको फॉर्मेट बताया उसी हिसाब से चलोगे, काम हो जाएगा। ओपनिंग WIP
व्हाट इज ओपनिंग WIP? गो फॉर द क्वेश्चन। 16,000 और क्लोजिंग है 20,000, वो बाद में देखेंगे। ओपनिंग WIP बेटा कितना लिख दिया मैंने? चलिए नाउ अब क्या चाहिए हमें? अब चाहिए सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या चाहिए? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा? तो गो फॉर दैट। सबसे पहले क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक बेटे? रॉ मटेरियल। वेरी गुड। ओपनिंग स्टॉक किसका चाहिए? रॉ मटेरियल। कितना है बेटा? 1,70,000। 1,70,000 is your raw material. Then after आपको इसमें ऐड करना है। क्या ऐड करना है? परचेज। किस चीज का परचेज? ऑब्वियसली रॉ मटेरियल का, जो कि 8,20,000 एग्जैक्टली 8,20 यानी 8,20,000। और इसमें से लेस कर दोगे बेटा क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कितने का है? 1,90,000। And here you are getting 8 lakh in nutshell। हाँ या ना? Yes, sir. आपको टोटल कितना मिल रहा है? 8 लाख रुपए मिल रहा है। देख सकते हैं आप, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इसके बाद आप डायरेक्ट वेजेस खोज लाइए। क्या खोज के लाएंगे? डायरेक्ट वेजेस। देखिए दिया है या नहीं दिया है? Yes, sir. डायरेक्ट वेजेस डायरेक्टली नहीं दिया है बेटा। डायरेक्ट वेजेस के लिए लाइन दे रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान दो। ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन हो तो ओके। डायरेक्ट वेजेस के लिए इधर देखो, ये रहा डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड 80 पैसा पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। अब 0.8 रुपी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 0.8 इंटू यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड प्लस करोगे इसमें क्या? 40 पैसा पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP। अब यूनिट मैन्युफैक्चर्ड दिया है या नहीं दिया? यूनिट प्रोड्यूस दिया है ना। ये कितने यूनिट है? तो अभी अपने को क्या करना है सर? देखो 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा? 0.8, ये हो जाएगा। और इसमें प्लस करना है क्लोजिंग WIP का यूनिट कितना? यूनिट की बात करना, 12,000 यूनिट है सर। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाई इसमें कितना? 0.4। 0.4 से मल्टीप्लाई कर दे। हियर वी विल गेट कितना? 4 लाख मिल जाएगा। एंड 0.4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट 4,800। आई गेस इतना सही आ रहा है? यही आ रहा है ना 4,800। टोटल करके कितना है? 4,04,800। दैट इज योर लेबर चार्जेस। अब इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी। यहाँ पे देखो बना रखा है, ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो। तो ये आ जाएगा 4,04,800। ये तुम्हारा डायरेक्ट वेजेस आ गया। इसके बाद क्या बेटा? इसके बाद दिमाग मत लगाओ, जितने भी एक्सपेंसेस दिख रहे हैं सबको डेबिट करोगे, लेकिन याद रखना वो एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए, ऑफिस से नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन का काम फैक्ट्री में होता है। ठीक है ना। तो देखो सीक्वेंस में चलते चलो। हायर चार्जेस ऑफ मशीन यू आर गेटिंग हियर। अब ऊपर का तो छोड़ो ना, अभी एक्सपेंस तो यही आया ना। Yes, sir. तो कितने रुपए? 60 पैसे पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। अब यूनिट मैन्युफैक्चर्ड कितना है? 5 लाख का 60% सर 3 लाख आ रहा है। तो हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी। ठीक है, यहाँ लिख देंगे टू हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी 3 लाख। ये भी ओके है। इसके बाद बताना बेटा, इसके बाद क्या लिखा था सर? इसके बाद आपने हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री देखा 2,20,000, वो डायरेक्ट दे रखा, तो लिख देना क्या? हायर चार्जेज ऑफ फैक्ट्री। अगर ऑफिस होता तो यहाँ नहीं आता, कहाँ जाता? PNL। वेरी गुड। तो 2,20,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसके बाद देखो डायरेक्ट वेजेस आपने वो तो ऊपर है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000, ये भी तुम्हारा यही आ जाएगा। तो यहाँ लिख दोगे टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस, है ना 180। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अब आपको और कुछ नहीं मिला एक्सपेंसेस में, तो अब क्रेडिट साइड में जाओगे, क्या लिखोगे? बाय क्लोजिंग WIP। सॉरी, लिखेंगे क्लोजिंग WIP। जितना भी था, कितना था सर? 20,000 रुपए था। और सर सेलिंग वैल्यू ऑफ बाई प्रोडक्ट इस क्वेश्चन में तो नहीं। आप देख सकते हैं, क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में बाई प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो कुछ नहीं लिखेंगे। अब जो डिफरेंस आएगा वो क्या बन जाएगा आपका? और वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसको लिखेंगे COP यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि आएगा 19,008,000। डोंट वरी, मुझे याद था आंसर, इसलिए मैंने लिख दिया। सही? हाँ सही है। 19,08,000 ये आएगा, आप देख लेना आप कैलकुलेशन करके। ठीक है,
रही बात आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो सर ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, आप इसको एक साथ फ्रेम में ले लो। गो फॉर दैट। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आप सबको। ठीक है बेटा, तो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और यहीं पे कंसेप्ट आधे से ज्यादा खत्म है। अब रही बात सर इसके बाद इलस्ट्रेशन है क्या? हाँ जी बिल्कुल इलस्ट्रेशन है, लेकिन जरा देखिए ध्यान से, ये इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर, एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली वहां जाओ। पहले क्या बोला है? मैन्युफैक्चरिंग देन, और अभी तक मैंने ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट का कंसेप्ट नहीं दिया, तो जब ये कंसेप्ट दे दूंगा तो ये क्वेश्चन दोबारा आके करा जाऊंगा, टेंशन मत लो। यानी क्वेश्चन लास्ट में कराया जाएगा, और यही क्वेश्चंस थे जो पिछले एग्जाम्स में आए, 2 एग्जाम में बैक टू बैक, एक में 15 के और एक में 20 में। यहाँ पे यही था, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और पीएनएल और बैलेंस शीट, ये सब बनाने का था। ठीक है ना, तो इतना हैवी क्वेश्चन तो नहीं था कि 15-20 नंबर, बहुत ईजी था 15-20 नंबर के रिस्पेक्ट में। ये आपके एग्जांपल्स थे, एग्जांपल्स हमने कर लिए, खत्म, इतना ओके रहेगा। सॉरी इलस्ट्रेशन नॉट एग्जांपल, इलस्ट्रेशन। बाकी ट्रू फॉल्स एमसीक्यू जी आपको करना है। नाउ आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 विल डिस्कस अबाउट दैट, अभी करेंगे, टेंशन मत लो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सीन होता है। ठीक है, घबराओ नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 हम बाद में करेंगे। इनफैक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 भी हम बाद में ही करेंगे, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ भी रिक्वायरमेंट सेम है। क्या सब कुछ बनाना है, यानी ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट भी बनाना है इसके साथ। बेटा थ्योरी का तो मैं डिस्कशन कराया था मैंने, वो वही पेपर पैटर्न होगा, बाकी बाद में देख लेंगे उसका क्या सीन है पेपर पैटर्न का। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लेंगे उसको अलग से। ठीक है, हियर इज द क्वेश्चन, नहीं ये नहीं था, सॉरी, क्वेश्चन कौन सा था? ये द पंकज रन्स, मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री, कितना क्या चीज का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा याद रखना, ये क्या काम करते हैं हमारे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इसके भी पीछे मत पड़े रहना। ठीक है, डिटेल्स क्या दिया वो देखो, ये है डिटेल्स, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन एंड वेजेस की इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन। एक्चुअली ये सभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या ना हो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, बोलो बेटा। इसके बाद बाय प्रोडक्ट दे रखा है क्या? बाय प्रोडक्ट एट सेलिंग प्राइस, ओके है। अभी आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। We are going to prepare क्या? Manufacturing account, and obviously लिखेंगे क्या? For the year ended on 31st March 2020 ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही है। ठीक है सर, अब ऑब्वियसली फॉर्मेट भी सेम ही रखना है। हालांकि ये क्वेश्चन उससे भी थोड़ा कन्वीनियंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा जो फोकस करनी है इसमें। सबसे पहले लेकिन लिखेंगे क्या? ओपनिंग WIP, यू आर गेटिंग दैट डायरेक्टली, पहले ही वही लिखा था, कितना लिखा? 3,90,000, यू आर गेटिंग दैट। इसके बाद तुम्हें लिखना है क्या? टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अगर सर आप ध्यान से देखोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ चीजें अलग भी हैं। क्या अलग है मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए आप। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए ध्यान से। रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन, परचेज तो है ही, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, रिटर्न भी है। अच्छा, इनडायरेक्ट को इसमें इंक्लूड मत करना, आपको केवल इतने से डील करना है, इनडायरेक्ट अलग से लिख देना, बात बताओ। तो सर अभी आपका रिटर्न वाला पॉइंट क्या होगा? रिटर्न क्या करेंगे? ऐड करेंगे, माइनस करेंगे? सर ऑब्वियसली इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न क्या होता है? माइनस होता है, और हम भी क्या कर देंगे? चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बताइए कितना है? 3 लाख, 2
एग्जैक्टली 3,02,000 यानी 3,02,000। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा? परचेज। जो वी हैव दैट परचेज कितना है? 12,10,000। ठीक है, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, है ना? कितना? 3,10,000। एंड एक रिटर्न जो आ गया वो भी क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। रिटर्न्स को भी क्या कर दोगे बेटा? माइनस कर दोगे। कितना? और इसके बाद जो नेट बैलेंस आया वो बता दो बस। 11,84,000। So I hope that is quite okay. 11,84,000 ओके है यहाँ तक? ठीक है सर, इसके बाद क्या करना है? वेजेस देखो कौन से वाले? तो 2 डायरेक्ट वेजेस कितना है बेटा? 2,10,000। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस हो गया। और क्या था? अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, रॉयल्टी और प्रोडक्शन दे रखा है ना? वो भी लिख दो। चलो वैसे सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम ऐसे उल्टा पुल्टा भी लिख देते हो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होगा उससे। क्या लिखा है? रॉयल्टी, मैं नाम लिख रहा हूँ ना, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। कितना? 1,30,000। 120. चलो 1,30,000। ठीक है, इतना 1,30,000। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे सर? मैंने बोला तो था सीक्वेंस का कोई मतलब थोड़े ना। मैंने क्या किया, यहीं से शुरू करें एकदम स्टार्टिंग से। पहले क्या लिख दूंगा? फिर क्या लिख दूंगा? फिर 1 2 3 ये लिख दूंगा, हाँ है ना? सिंपल है ना? तो यहाँ लिख दूंगा मैं 2 इनडायरेक्ट, Expenses. नहीं मटेरियल है कितना? 16,000. 16,000। फिर है इनडायरेक्ट वेजेस, यू कैन चेक इट आउट। 14,000। इनडायरेक्ट वेजेस है 48। देन यू आर गेटिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। 2,30,000। Then you are getting depreciation on plant and machinery. Factory shed. Depreciation on factory shed. 40,000. And then you are getting depreciation on machinery. क्या मिल रहा है? Depreciation on plant and machinery कितना बेटा? 62. 60,000। नेक्स्ट। अभी कुछ नहीं है ना, और अभी डेबिट में सब काम खत्म। किधर जाएंगे? क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग WIP। दो ही चीज तो लिखना होता है यार क्रेडिट में। क्लोजिंग WIP कितना है? एंड देन यू विल राइट क्या? बाय सेलिंग वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट जो कि है 20,000। बहुत अच्छे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस यू आर गेटिंग हियर? 71,000. सो बाय किधर जाएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट। किधर जाएगा बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या आया ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया कितना? 17,90,000। सो चेक इट आउट कि करेक्ट है नहीं है। बाकी तो मैंने इसको लिख दिया, आप उसको बैलेंसिंग फिगर लिखना, आप वो चेकआउट करके लिख सकते हो अपने हिसाब से। नाउ दिस वाज द इलस्ट्रेशन नंबर 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, नॉट इलस्ट्रेशन नंबर 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आराम से इसका सॉल्यूशन भी हो गया और आपको उतना ही स्टैंडर्ड फील होना चाहिए जितना प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन नंबर 2 का था। एकदम सेम है प्रैक्टिकल 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2। थोड़ा बहुत 19-20 का इधर उधर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको फॉर्मेट क्लियर है तो ये आराम से हो जाएगा। ठीक है, now I'll go through the last second illustration of this particular question, second practical question of this particular chapter। थर्ड वाला प्रैक्टिकल और थर्ड वाला इलस्ट्रेशन दोनों हम करेंगे कब? आखिरी में एकदम। लेकिन अभी जो इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए अभी जो क्वेश्चन देखना है वो तुम्हारा क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट रेफर टू द क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन देखो, ये है आपके सामने क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और क्या लिखा है? Creditors account and trading account provided by Mr. Shivi. Relate trading account. Mrs. Miss Shivi.
ट्रेडिंग अकाउंट किधर दिया है? इसमें वो there are certain figures अरे एक सेकंड रुकना भाई, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मिनट। ये क्वेश्चन देखो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ठीक है दे रखा है, क्रेडिटर दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है क्या? नई बुक में करेक्ट किया है, सेम ही लिखा है। तो भाई मेरे कौन सा अकाउंट मिसिंग है? तो इसको काट के लिख देना क्या, रॉ मटेरियल अकाउंट। ठीक है भाई, होता है वो होता है। अरे तो बोला नहीं है ना, बोला तो ट्रेडिंग है, तो वो सही करोगे कि नहीं करोगे? अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, ये 3 अकाउंट है, बाकी नीचे कुछ एडजस्टमेंट है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है जिनको ध्यान में रख के आपको इस, अब आपको अकाउंट में लग क्या रहा है, देख क्या रहा है, ये अकाउंट सही है सर, सही अगर तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अकाउंट क्या है, इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कहाँ है, देखो ना कई जगह अमाउंट लिखा नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द अमाउंट की जो मिसिंग और मिसिंग फिगर्स निकालो और अकाउंट को बैलेंस करके कंप्लीटली खत्म करो। तो देखो अपने को अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो सबसे पहला काम अपने को क्या करना है, देखो प्रॉब्लम नंबर 2 है ये आपको। सबसे पहले फॉर्मेट देखो, जो क्वेश्चन दिया उसी को कॉपी पेस्ट करना है। कैसे सर, पहला अकाउंट क्या बोला बताइए, रॉ मटेरियल अकाउंट। डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट? तो देखो एकदम फॉर्मेट एज इट इज बनाओगे पहले तो। सर डेट कितना जरूरी है? लो, एक ही दिन बन रहा है, डेट का कॉलम इसके लिए दिया। ठीक है सर, अब देखिए सबसे पहले क्या दिया है, डू वी हैव दैट, अमाउंट दिया है कितना बेटा, तो जो अमाउंट दिया है वो तो इसी तरह से। उसके अलावा क्रेडिटर्स लिखा है लेकिन अमाउंट नहीं दिया, बहुत अच्छे। तो चलो क्रेडिटर्स का अमाउंट नहीं दिया है, मैं इसको अभी तुम लोग एग्जाम में ये काम बॉक्स वॉक्स बनाने मत लगना, ये तो मैं लिख रहा हूँ तो मैं इरेज भी कर दूंगा, एग्जाम में तुम इरेज नहीं करोगे, तुम्हें वो अमाउंट जगह ब्लैंक छोड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट by raw material consumed, ये भी नहीं दिया होगा और शायद क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी नहीं है हमारे पास। सो वी आर गोइंग टू फाइंड इट आउट एंड देन बाय व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम, किसी का पैर लगा है, ये भी है, ध्यान दो। और आवाज कौन कर रहा है वैसे, तो हिल क्यों रहे हो, आराम से बैठो ना, मतलब बिना, अब देखो अभी आवाज नहीं आ रही ना, तो साइलेंटली बैठो ना, खुद हिलोगे तो आवाज तो आएगी ना। सर नॉन स्टॉप कोई हिलता भी नहीं है अनलेस यू आर इन ट्रेन। ठीक है ठीक है सर, ये 3 चीजें फाइंड आउट करनी, मतलब इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन के नाम से कुछ भी नहीं है, केवल एक ओपनिंग स्टॉक है। क्लियर है बेटा, ये इतना तो क्लियर है ना, बोलो ना यार। आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट अकाउंट क्या था दोस्तों, चलिए बहुत अच्छे, बात करते हैं इस क्रेडिटर्स अकाउंट की, ध्यान दीजिए। क्रेडिटर्स अकाउंट फॉर्मेट ऑब्वियसली सेम होगा, देन अच्छा, डू वी हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है बेटा? सबसे पहले यहाँ दिया होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, चलो 15 लाख, ये ओके। इसके बाद बैंक अकाउंट भी दे रखा है, जैसा आपने यहाँ तक इंफॉर्मेशन दिया 22 लाख, बहुत अच्छे, ये भी ओके। और सर क्लोजिंग बैलेंस यानी टू बैलेंस कैरी डाउन भी दिया है, बैलेंस कैरी डाउन 6 लाख दिया, और कुछ नहीं दिया है ना। हालांकि ये क्वेश्चन में ये पता नहीं ऐसा क्यों किया, जबकि ये इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट है। एक बात बताओ, अगर आपके पास 15 लाख का क्रेडिटर था और आपने 22 लाख का पेमेंट भी कर दिया और अभी भी 6 लाख रुपए बाकी है, टोटल हिसाब 28 लाख का लगा रहे, तो बाकी कहां से आया होगा, कहां से आया होगा? अरे क्या खरीदा होगा, रॉ मटेरियल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्या है ये, देखो कितना आ रहा है, 13 लाख। ठीक है ये, और ये जब यहां 13 लाख आ गया दोस्तों, मैं इसको इरेज करके यहां पे लिख सकता हूं ना 13 लाख, जवाब ठीक है ना।
स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एवरीथिंग, बट हाँ ये एक अकाउंट तो खत्म हो गया ना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो बता दो मुझे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिंपल है ये क्वेश्चन, हाँ या ना बेटा, बहुत सिंपल है, देख सकते हो इसमें क्या लॉजिक लगाया। अभी अकाउंट तो ये खुद क्रेडिटर्स का बना के दिया था कंप्लीट, बस तुम्हें गेस करना था जो मिसिंग अमाउंट है वो किस बात का होगा। अरे तुम किसी को 28 लाख का हिसाब क्यों लगाने दोगे जब 15 लाख ही था, तो बाकी खरीद के लाए होगे ना। 22 लाख पेमेंट भी कर दिया, अभी भी 6 लाख देना बाकी है, तो टोटल हिसाब कितने का हुआ, 28 लाख का। जबकि मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 15 लाख, तो बाकी 13 लाख कहां से आया, खरीदा होगा। क्या खरीदा होगा क्रेडिटर से, रॉ मटेरियल, दैट इज ओके। अच्छा तीसरा अकाउंट जो है वो देखते चलते हैं, क्या है बेटा तीसरा अकाउंट। चलिए तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही सब कुछ है अभी जो क्वेश्चन बचा। और अब ध्यान देना थोड़ा, अभी ध्यान देना थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना। ठीक है बेटा चलो, अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तो बनाएंगे सर, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है। क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला पॉइंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है, परचेज ऑफ मशीनरी वर्थ रुपीज 10 लाख हैज बीन ओमिटेड। भूल गया लिखना सर, हमें मशीनरी से मतलब है ना, हमारे मशीनरी से मतलब नहीं, हमारे को किससे मतलब है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाता है। और अगर आपने 10 लाख की मशीनरी नहीं लिखी तो उस पे 10% लगने वाला डेप्रिसिएशन जो कि कितने का आ रहा है 1 लाख रुपए, ये आपने लिखा नहीं है, ठीक है। वेजेस में क्या गड़बड़ है, कहता है वेजेस इंक्लूड करता है फॉलोइंग, फैक्ट्री वर्कर्स वाला तो ठीक है सर, उसमें और भी इंक्लूड है क्या, और ऑफिस वाला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। आप जवाब दोगे कहां जाएगा, पीएनएल में जाएगा। याद रखना ये भले बोला है वेजेस, लेकिन ये जाएगा पीएनएल, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस कहां जाएंगे, पीएनएल में, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या गड़बड़ है, चलो वो भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना बेटा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें से 30% किसके रिलेटेड है, 80,000 का 30%, 24,000 किस चीज का है, ऑफिस का है। तो क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, पीएनएल में ले जाएंगे। फ्यूल चार्जेस कोई दिक्कत नहीं सर, फ्यूल कहां यूज होता है, मशीन को चलाने में, ये चलेगा। फ्रेट इनवर्ड ये भी चलेगा, इनवर्ड है, आउटवर्ड होता तो पीएनएल जाता, कहां जाएगा ये, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। लेकिन एक और चीज है, अब ये डिलीवरी चार्जेस क्या होता है सर, ये आउटवर्ड, ये सेलिंग एक्सपेंस है। ये क्या है, डिलीवरी चार्जेस, सेलिंग एक्सपेंस, और ये कहां जाएगा सर, ये भी पीएनएल में जाएगा। तो कायदे से 24,000 ये मिल गया और ये 20,000 ये मिल गया, मुझे लगता है ये ओके होगा। जो कहां इंक्लूडेड है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है। देखो ये दोनों तो तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस का ही पार्ट है, तो ये सही है। ये पूरा तो गड़बड़ नहीं, 24,000 जो है वो ऑफिस का पार्ट है, तो ये पीएनएल में जाएगा, और ये 20,000 सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी पीएनएल में जाएगा। तो ये दोनों जो महानुभाव हैं ये कहां जाएंगे, पीएनएल में जाएंगे, क्योंकि इनका कनेक्शन पीएनएल से है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से नहीं है। बाकी किसी चीज का कोई पंगा नहीं है। तो आपका जो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे रखा है ये सही थोड़े ना है, और अगर ये सही नहीं है तो क्या ये सही होगा, तो हमें यही तो करना है। देखते जाओ, बस देखते जाओ ध्यान से। इतनी बार सॉल्व किया ना, तो उसमें लिखा हुआ पुराना, मैं कहा अभी तो सॉल्यूशन लिखा भी नहीं, कहां से लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, खैर ये भी नहीं मिला होगा, ये हमें निकालना है। और अगर यही दे देता तो काम ही खत्म हो जाता हमारा। चलिए इसके बाद क्या है सर, वेजेस सही तो नहीं है ना, वेजेस कितना दे रखा बेटा, 3,50,000। ध्यान से देखिएगा, और इसमें से लेस कर देंगे क्या, ऑफिस वेजेस, क्या माइनस कर देंगे, ऑफिस वेजेस कितना था 50,000, माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये। चलो एक काम तो हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा, सीक्वेंस मत ब्रेक करना, जैसे लिखा वैसे बोलते जाओ। डेप्रिसिएशन है ना, कितने का है, लेकिन क्या ये सही है, नहीं सर, इसमें ऐड करोगे क्या, अरे याद है डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गया था, है ना, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन लिख लेंगे, एडिशन कर देते हैं।
कितना कितना हो गया? इसके बाद क्या था बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का दे रखा है? 2,44,000, लेकिन इसमें शामिल है, लेस करोगे क्या शामिल है? ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी शामिल है, कितने का? तो ये भी माइनस हो जाएगा, और क्या माइनस होगा? डिलीवरी चार्जेज भी माइनस हो जाएगा, याद रखना। कितना बेटा? और जब ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? अब आप मुझे जवाब दो, जो ये डिफरेंस इधर आता है, इधर जो भी आता है, क्या क्या लिखते हैं? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा? बाय ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन जो ऑलरेडी 17,94,000 दिया, क्या वो सही है? नहीं है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट किस चीज का सर? वर्किंग नोट है कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या निकालना हमें? अरे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही तो है जो गलत दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना सीओपी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज गिवन। कितना दे रखा है बेटा? सो आई होप दैट इज ओके। 17 लाख। अब इसमें गड़बड़ क्या हुई सर? यही तो गड़बड़ हुआ जो यहाँ पे लिखा है। अब अगर ये बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर ये डिक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी का तो बैलेंसिंग फिगर है मेरे भाई। यहां हम क्या लिखते हैं? इन सब का समेशन करके जो बैलेंसिंग फिगर आता है वही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। अभी तक तो यही किया सर, 2 क्वेश्चन करा भी दिए मैंने इसके। तो अगर यही है तो फिर यहाँ पे जो चेंजेज होंगे वही चेंजेज यहाँ भी होंगे। अब पहले में ऑफिस वेजेज अगर 50,000 कम हुआ है तो यहाँ भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो लेस कर देंगे क्या? ऑफिस वेजेज। क्या लेस कर देंगे बेटा? ऑफिस वेजेज। कितना? नेक्स्ट क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या था? एडिशनल। तो ऐड होगा, कॉस्ट बढ़ रहा है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना? 1 लाख। आर यू ओके विद दैट? इतना क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या था सर? इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा वाला? ऑफिस। क्या किया था? लेस किया था, तो यहाँ कॉस्ट भी कम हो जाएगा ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी के नाम से, याद रखना। कितना? और बेटा एक और चीज था जो हमने लेस किया था, क्या नाम था उसका? डिलीवरी चार्जेस। डिलीवरी चार्जेस भी हमारा क्या था? पीएनएल में जाना था। 20,000 ये माइनस होगा। तो सर इसका प्लस माइनस करने के बाद कितना नेट बैलेंस आया? $18 लाख आ रहा है, बस चेक कर लो। 50, 18, ठीक है। तो अभी जो रिवाइज, जो करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया वो कितना है बेटा? 18 लाख। अगर ये 18 लाख आया, सो नाउ यू कैन गेट द बैलेंसिंग फिगर आई गेस। मुझे बताओ क्या बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा आपको? भाई अब बताओ बैलेंसिंग फिगर कितना है? हाँ जी 10 लाख हो गया। अब अगर ये बैलेंसिंग फिगर आ गया बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम का, तो यहां भी तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल गया। कितना? अब जब ये 10 लाख आ गया तो तुम्हारा ये जो है ये बैलेंसिंग फिगर बन जाएगा, हाँ या ना? कितना बताओ ना। और इसी के साथ क्या हो गया क्वेश्चन समाप्त, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी हैव वर्क फॉर ओनली वन पर्टिकुलर थिंग। वर्किंग नोट तो एक ही का बनेगा। अब बुक की तरह नहीं। मैन्युफैक्चरिंग में कौन सा क्लोजिंग स्टॉक आता है भाई? जागो मोहन प्यारे। सर ये क्वेश्चन एक एग्जाम में 10 नंबर में आ चुका है, सो डोंट टेक इट एज जोक। अब मैं इसका एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कौन से वाले का स्क्रीनशॉट दूं जो तुम्हारे लिए कन्वीनियंटली मिल जाए एक साथ में। ये रहा, ये अभी किया ना, ये रहा। इसको 2 से 3 बार कर लेना, क्योंकि इस तरह का दूसरा क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास, तो इसको कर जरूर लेना भाई मेरे। नाउ यू कैन चेक इट आउट, आराम से हो जाएगा ये तुमसे।
ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक तो बताओ इस क्वेश्चन में, पक्का? तो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाले वो बाद में मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। सो इतना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पूरा कोर्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हमें करना वो क्या करना है, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड, यहाँ तक ओके होना चाहिए, ठीक है।